चलिए ध्यान दीजिए इधर। पिछला क्लास में सॉलिड स्टेट स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले आप सॉलिड के बारे में जाने कि सॉलिड क्या होता है, फिर जाने सॉलिड के टाइप के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कल टेलीग्राम पर एक फोटो डाले थे, उससे बड़ा बढ़िया से समझ में आएगा आपको। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड संयोग से दिख गया तो। अब आगे की बात सुनिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में कुल 6 डिफरेंस आपको बताया गया। उसमें आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक की चर्चा आई थी, उसको भी आगे सॉल्व किया गया, समझाया गया। उम्मीद करते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आज का आगे का टॉपिक सुनिए। पिछला दिन आपको यह बताया गया कि सॉलिड को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो पढ़े आप वो था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इस आधार पर सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। तो बोर्ड पर यही लिखा हुआ है, ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पहली इस हेडिंग को समझ लेंगे आप, फिर आगे बढ़ेंगे। आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक लिखे नहीं है, कल खाली समझा के छोड़ दिया था। इसको उतारिए तो जल्दी से। हेडिंग हो गया था, ये सब लिख, आप यहीं तक लिखे हैं क्या? लिखिए, पूरा कीजिए फटाफट। तो ये छठा नंबर डिफरेंस है। ये अगला हेडिंग यहां से लिख के आगे बढ़िए। हे रे, कितना बोल रहा है रे, शांत रहो रे। नहीं शांत रहोगे तो कैसे पढ़ोगे, कैसे लिखोगे? इतना हल्ला करके तुम अपने आप को कंसंट्रेट कैसे कर लेते हो भाई पढ़ाई में? तुम लोग पारंगत है लेकिन खिस्सा करने में। आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक के बारे में कल बताया गया कि यदि सभी कुछ सभी नहीं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या डिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी, ये सब हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में एक जैसा आ जाए तो उसको हम लोग आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, और डिफरेंट आए तो उसको एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। बैठ जाओ।
यहाँ पर देखिए डेफिनीशन में, लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर किया है, उसको समझ लीजिए आप। सच मटेरियल इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ईटीसी ऑल आर डायरेक्शनल बोल दिया है। डायरेक्शनल का मतलब क्या है? डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रिजल्ट अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? एनाइसोट्रॉपिक। आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईटीसी आर नॉट सेम भी लिख सकते हैं, बात वही है, एक ही बात है। कल टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन डाले थे, देखे थे ना आप? क्वेश्चन नहीं डाले थे वो, बिहार बोर्ड इस बार जो पूछा है। शुरुआत के 3 क्लास से, मतलब कल एक क्लास किया, आज क्लास किया, कल फिर एक क्लास करोगे, इस 3 क्लास से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन और कल डालेंगे, वो आज पढ़ा देते हैं तब, नहीं कल पढ़ा देंगे तब। चेंज करें इसको अब। कल एक लड़की क्लास में बेहोश होश हो गई, ठीक है? तो खास करके लड़की लोगों से अपील है, यदि आपका तबीयत खराब होने लगे या आप अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो इससे पहले कि उलट जाए बताना है। आपके लिए सेब, नारंगी, अंगूर। तुम लड़की है, मारेंगे चट्टा के। मोहन, तुम ही बेहोश होता है क्या? रिकॉर्ड है अभी तक, हमको लगता है कि लड़की तो बेहोश हुई होगी 50-60 बार क्लास में। किसी को फिट आ जाता है, कोई बेहोश हो जाती है, लड़का अभी तक कोई नहीं कुछ बेहोश होश हुआ है। हो गया? यहां तक लिख लिए? अब आगे के टॉपिक को समझिए पहले। चलिए अब शांत हो जाए प्लीज। चलो इधर देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, शांत रहिए, इधर देखिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है या इररेगुलर, इस आधार पर सॉलिड कितने टाइप का हुआ? 2 टाइप का, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। अब देखिए, हम यदि आयरन का सॉलिड लें तो उसमें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में यदि सोचें तो वो होगा आयरन का एटम। लेकिन जरा बताइए कि यदि हम आइस का एक टुकड़ा ले लें तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूल, यानी H2O का एक पार्टिकल, H2O का दूसरा पार्टिकल, H2O का तीसरा पार्टिकल। यदि हम NaCl ले लें, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में तो Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस Cl माइनस, यानी इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? आयन होगा। तो इस आधार पर सॉलिड को टोटल 4 भाग में बांटा गया है। मतलब किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है। मॉलिक्यूल है तो उसमें किस टाइप का बॉन्ड है, एटम है तो उसमें किस टाइप का बॉन्ड है। जब सबको डिटेल में आप पढ़िएगा तब आपको ओवरऑल समझ में आएगा कि ये 4 टाइप का कैसे होता है, लेकिन ये टोटल 4 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है कोवैलेंट सॉलिड और चौथा है मेटालिक सॉलिड। इस 4 भाग में बांटा गया। इसी मेटालिक सॉलिड में आप लोग मेटालिक बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह को समझेंगे। तो लिखिए, तो लिखिए, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। रोमन में चारों को एक तरफ से लिख दीजिए।
पीपीटी जिस समय बन रहा था वो हिंदी रह गया है मिस्टेक से, उसको आप इग्नोर कीजिए। जैसे ही ये चारों टॉपिक समाप्त हो जाएगा जो सामने बोर्ड पर है, वैसे ही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा और वास्तव में ये चैप्टर तब स्टार्ट होगा। तो यहीं तक आप ज़्यादा लिख रहे हैं, इसके बाद आपको लिखना और बहुत कम है। कल का क्लास तो हमको लगता है आधा से ज़्यादा या पूरा शायद आपको वीडियो देखने में चला जाए, तभी समझो में आएगा। इसे बोलने से कुछ बुझाता है जो। हम इससे पहले कि इसको आगे डिफाइन करके समझाना शुरू करें, आप मोटा मोटी बात को समझिए ताकि दिमाग में पहले सेट हो जाए। टॉपिक तो कॉपी पर लिखना ही है। मॉलिक्यूलर सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होगा जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल यदि है तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आगे फर्दर तीन भागों में बटा है। एक है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उस सबको हम डिफाइन करके समझाते हुए चलेंगे। दूसरा जो आयनिक सॉलिड है, यह एक ऐसा सॉलिड होगा जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केटायन और एनायन होगा, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। HCl इसका एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि HCl में आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस के कारण भले वो टूट जाए H+ में और Cl माइनस में, लेकिन HCl इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। तीसरा है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूल। आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो आयन। कोवैलेंट सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैक्सिमम केस में एटम होता है, कुछ केस में मॉलिक्यूल भी होता है, कुछ एक दो एक्सेप्शनल केस है, बता देंगे। और चौथा है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह मेटल के एटम होते हैं, और इसी जगह पर आप मेटालिक बॉन्ड को समझेंगे। यहाँ पर आप ये समझेंगे कि कोई भी मेटल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है नन मेटल के बीच, आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नन मेटल के बीच। ये मेटल एटम कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि पूरा का पूरा लोहा का रॉड में खाली आयरन का एटम भरा पड़ा है, तो वह आयरन का एटम एक एटम दूसरे से, दूसरा तीसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, या किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होता है। इन सभी बातों को हम लोग मेटालिक बॉन्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसी में आप थर्मल और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी समझेंगे। तो फिलहाल ये पूरा कर चुके हैं आप चारों। एक नंबर हिरी डालिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड में डेफिनेशन में लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ए सॉलिड कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल बाय वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से वंडर वाल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? क्या आप इसका नाम पहले सुने हैं? सुनिए, यदि आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। हर एक मॉलिक्यूल, सुनिएगा पहले, हर एक मॉलिक्यूल किसी भी सॉलिड में, हर एक मॉलिक्यूल किसी भी सॉलिड में या किसी भी लिक्विड में या किसी भी गैस में, हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह आकर्षण, यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। यह काफ़ी वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब कहीं पर यदि कोई मॉलिक्यूल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है तो आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि उसको अलग करना बहुत आसान होगा। जैसे मान लीजिए कि आप
आयनिक बॉन्ड को अलग करना चाहते हैं, जैसे Na+ और Cl- को अलग करना चाहते हैं, तो ये कठिन है। कोवेलेंट बॉन्ड को आप अलग करना चाहते हैं तो ये कठिन है। लेकिन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यदि कोई दो चीज़ आपस में सटा हुआ है तो उसको अलग करना बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ व्हाइट बोर्ड इधर लगा हुआ है, यदि हम ड्राई स्केच से इस पर लिख दें तो ड्राई स्केच से लिखने के बाद यदि हम उस पर हाथ भी चला दें तो आसानी से मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि काफ़ी वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको बार बार चर्चा में आएगा केमिस्ट्री में आगे। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, एक इंट्रामोलिकुलर और दूसरा इंटरमोलिकुलर, ये सब चर्चा में आएगा। ये सब 11th का चीज़ है, यहाँ पर हो सकता है कुछ जगह पर आप उलझ जाए। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह का होता है, आपको बताया गया था। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? यह एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच बना होता है। आप याद करो, एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता था और एक पर पार्शियल निगेटिव चार्ज क्रिएट होता था। तो उस सबको भी हम आगे देखते हैं, समझाते हुए चलेंगे कि कुछ लोग लग रहा है कि इस बात को नहीं जानते हैं। तो पहले इसको लिखिए, तो इसको डिफाइन कीजिए। क्या डिफाइन कर लिए? डिफाइन कीजिए, पहले डिफाइन कीजिए फिर लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक एक करके हेडिंग, डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिखते हुए चलेंगे। डेफिनेशन लिख दीजिए देयर आर 3 टाइप्स। ए नंबर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पर आके रुक जाइए आप, और पहले अब इस तीनों टाइप को समझिए मोटा मोटी, उसके बाद फिर लिखेंगे। ए नंबर हेडिंग डालना है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब 3 डिफरेंट सॉलिड हम लेते हैं, उस तीनों पर समझिए बात को। तो हटाएं इसको, इधर देखो। मान लीजिए एक सॉलिड है HCl का, एक दूसरा सॉलिड है मान लीजिए H2 का या Cl2 का। हालांकि ये सब तो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन गैस को भी हम ठंडा करें तो लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करें तो सॉलिड में कन्वर्ट करेगा, तो सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता है ये। आयोडीन आप ले लीजिए, ये ले सकते हैं। और एक तीसरा सॉलिड हम लेते हैं H2O का, H2O का या HF का ले सकते हैं। आप एक चीज़ गौर से देखिए कि सब में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है। पहला में हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दूसरा में H2Cl2 या I2, तीनों में से कोई भी लीजिए, और इसमें H2O ले लीजिए या HF ले लीजिए। ठीक है, और कर करके हम बस समझा रहे हैं, एग्जाम्पल वहाँ तो आप लिखेंगे ही। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जहाँ पर आप याद कीजिए हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करता है और क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करता है। बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही ना बनता है। तो इस बॉन्ड को जब हम दिखाते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ है वह बीच में ना रहकर शिफ्ट कर जाता है किसके तरफ? क्लोरीन के तरफ। और क्लोरीन के तरफ जब शिफ्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन फील करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन लेकर कोई जा रहा है, और इसको तो सच में फील होता है कि हम सही में लेके भागे हैं। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे तो उस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? निगेटिव। चूंकि ये पूरा का पूरा बॉन्ड तोड़ा नहीं है, इसीलिए आप कंप्लीट माइनस और कंप्लीट प्लस नहीं दे सकते। ऐसी ही स्थिति में हम इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज देते हैं और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज है और ये आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को बता रहा है, बॉन्ड के टूटने को नहीं बता रहा है।
तो वैसा सभी कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एटम के तरफ शिफ्ट होने लगे, तो वैसी स्थिति में ये चार्ज क्रिएट होता है, और जहां भी ये चार्ज क्रिएट होगा उस कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। चार्ज क्रिएट हुआ तो क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यदि आप क्लोरीन क्लोरीन में देखिए तो क्लोरीन क्लोरीन दोनों तो सेम तरह का एटम है। सेम तरह का एटम है तो जितना इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इसका उतना ही इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इसका। ये इलेक्ट्रॉन ना ही इधर शिफ्ट होगा ना ही इधर शिफ्ट होगा। ऐसी स्थिति में ये बीच में फंसा हुआ रह जाएगा और किसी प्रकार का कोई चार्ज दोनों एटम पर डेवलप नहीं होगा। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यह भी है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यह भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? वह हो जाएगा नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और यह हो जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोई मॉलिक्यूल यदि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो आएगा पोलर कोवैलेंट सॉलिड के अंतर्गत। कोई सॉलिड का मॉलिक्यूल यदि नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो आएगा नन पोलर कोवैलेंट सॉलिड के अंतर्गत। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप याद कीजिए हाइड्रोजन तीन केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। बताइए किस किस केस में? आप भूल गए हैं। हाइड्रोजन जब मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, इस तीन केस के अलावा कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब बताइए यदि आप HF लेंगे तो H के साथ F, फिर H के साथ F, फिर H के साथ F, यहाँ पर टोटल 3 मॉलिक्यूल को हम दिखाए हैं। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। इस पार्शियल निगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। इसी को हम लोग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा करते थे। तो आप ये बताइए कि यहाँ भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, अंतर क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यदि इस टाइप का कोई सॉलिड है जिसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बताइए कितने तरह का सॉलिड हो गया? 3 तरह का। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वाला पोलर कोवैलेंट सॉलिड, नन पोलर वाला नन पोलर कोवैलेंट सॉलिड, नन पोलर कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आप कह सकते हैं, और उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आई बात समझ में? क्या है ये? तो सबसे पहला जो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखिए लिखा हुआ है इट इज फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर बॉन्डेड बाय पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे एग्जांपल में है HCl SO2। दूसरा है नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड, इट इज कंपोज्ड बाय आइदर एटम और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो उतारेंगे इसको। इसका एग्जांपल होगा Cl2 I2। इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये जो टाइप आप देख रहे हैं इसमें डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इज एटम मॉलिक्यूल आयन, इस तरह से पूछा जाएगा। एक एग्जांपल दे देगा, पूछेगा बताइए ये किस तरह का सॉलिड है, कोवैलेंट मॉलिक्यूलर नॉन, या जो भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, आयनिक सॉलिड। डेफिनेशन आपसे जब भी पूछेगा तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस से पूछेगा, उसका डिफरेंस पूछेगा। इसमें डेफिनेशन एक मेटालिक सॉलिड का एक बार बस पूछा है।
चेंज करूं, इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए H2Cl2I2 etc, H2Cl2I2 etc। और तीसरा हीडिंग डालिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का डेफिनेशन आप देख रहे थे, और मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये 3 डिफरेंट टाइप और उसका सभी एग्जांपल आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बचा 3 और सॉलिड, उसमें अगला है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड बहुत आसान है, एक लाइन का मात्र डेफिनेशन है। बताइए आयनिक सॉलिड क्या होगा? जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? आयन हो। आयन मतलब आयन 2 प्रकार का होता है, एक ही तरह के आयन से तो सॉलिड का निर्माण हो ही नहीं सकता है। Na+Na+Na+ थोड़ी बनाएगा आयनिक सॉलिड, उसमें एक रहेगा केटायन तो दूसरा रहेगा एनायन। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है सॉलिड विच इज कंपोज बाय केटायन एंड एनायन। एकमात्र एग्जांपल है NaCl KCl, कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ये दूसरा है। फिर तीसरा आ जाएगा कोवैलेंट सॉलिड। डायमंड किस चीज का बना होता है? कार्बन का। कार्बन के अलावा भी उसमें कुछ रहता है या सिर्फ कार्बन, प्योर कार्बन रहता है? हाइड्रोजन भी रहता है? नहीं नहीं, हाइड्रोजन नहीं रहता है, सिर्फ कार्बन ही रहता है। चलिए देखिए इधर, कार्बन के साथ कार्बन टेट्रावैलेंसी के कारण हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। हम डायमंड की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, किसके साथ? कार्बन के साथ। ये डायमंड का फिगर हम बना रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो कार्बन है ये भी कितने कार्बन के साथ जुड़ेगा? 4। ये कार्बन कितने से जुड़ेगा? 4 ये भी कितने से? 4। ये भी कितने से? 4। अब आप ये बताइए कि ये जो अगला कार्बन है ये फिर कितने से जुड़ेगा? 4। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से ये लगातार कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये एटम जुड़ता चला जाए तो एक पूरा नेटवर्क का निर्माण कर लेगा? इसी नेटवर्क टाइप के सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और फॉर्मेशन कुछ इस तरह से करता है कि पूरा नेटवर्क का निर्माण कर लेता है, एक जालक्रम का निर्माण कर लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट सॉलिड। और इसी का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, इसी का एग्जाम्पल है कार्बन, इसी का एग्जाम्पल है SiO2। तो डिफाइन करेंगे इसको। तो यहीं पर ये तीसरा भी समाप्त हुआ। चौथा के समाप्त होने के साथ ही इसका इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा, फिर कंसेप्चुअल सॉलिड स्टेट में हम लोग इंटर कर जाएंगे। सॉलिड स्टेट को हल्का में आप मत लीजिएगा, यही सब चीज़ आपको हमेशा नहीं मिलने वाला है। बस 5 मिनट और मिलेगा, इसके बाद खतरनाक चीज़ है इसमें। देखिए डिफाइन किया गया, कोवैलेंट सॉलिड इज ए सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड लाइक ए नेटवर्क स्ट्रक्चर।
अच्छा, इसीलिए इसको ना एक और नाम दिया जाता है, कोवैलेंट सॉलिड कहें या नेटवर्क सॉलिड कहें, दोनों एक ही बात है। तो आप नीचे में ना यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखने के बाद इसको लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। मतलब कोवैलेंट सॉलिड हो या नेटवर्क सॉलिड हो, एक ही बात है। इसमें लिखना है इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। अब चौथा नंबर ही नहीं डालेंगे, मेटालिक सॉलिड। यहाँ से क्रिस्टल लेटिसेस एंड यूनिट सेल से ये चैप्टर अपना रंग रूप दिखाएगा। ये लास्ट बात देखते हैं, मेटालिक सॉलिड डिफाइन कर लो। तो कोई भी मेटल इसका एग्जाम्पल है, डिफाइन कीजिए। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा फोटो वोटो बनाना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल पर आके आप रुकेंगे। ये सब हेडिंग मत डालिएगा अब। शुरू करें बताना इसको। इसको तनी बढ़िया से समझना। तो थोड़ा उलझन वाला चीज है ये। चेंज करें इसको, कर दें। देखिए यहाँ ये एक आयरन का हम रॉड लेते हैं। आयरन का रॉड यदि हम लिए हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का एटम होगा? आयरन का एटम होगा। तो आयरन का कुछ एटम हम यहां दिखा देते हैं, हालांकि ये इतना हटा हटा नहीं होगा, होगा तो ये बिल्कुल सटा हुआ इस तरह से। इस तरह से हम क्या किए, हाइड्रोजन एटम का एक लेयर बना दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम का एक और लेयर इसके ऊपर डालेंगे, एक और लेयर इसके ऊपर, एक और लेयर इसके ऊपर, करोड़ों लेयर इसके ऊपर यदि हम डाल दें तो बताइए ऐसा नहीं लगेगा कि बोर्ड से एक हाइड्रोजन का रॉड निकलना शुरू हो गया है? क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं? सुनिए, अब ये आयरन का एटम है और आयरन एटम के अलावा इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल प्योर आयरन का रॉड है ये। और आयरन का रॉड है तो डेफिनेटली मजबूत होगा। ये मजबूत है, इसका मतलब है कि हर एक एटम आपस में स्ट्रांगली टाइटली बॉन्डेड है। तो वह कौन सा बॉन्ड है और उसके पीछे का रीजन क्या है जो ये इतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला चीज होता है कोई भी मेटल?
तो इसके बारे में समझाया जा रहा है। इसमें एक जो हम लोग के दिमाग में ये सेट है कि आयरन के रॉड में आयरन का एटम एटॉमिक फॉर्म में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला बात ये जानिए, आयरन रॉड में आयरन का जो एटम है वह एटम के रूप में नहीं रहकर वह आयन के रूप में रहता है। जो भी उसका वैलेंसी होता है वह उतना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जैसे आयरन का वैलेंसी दो तरह का जनरली होता है, कितना कितना होता है, +2 और +3। इसको हम लोग कहते हैं फेरस और इसको हम लोग कहते हैं फेरिक। अब मान लीजिए कि सभी आयरन का रॉड दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज यदि इस पर आप देंगे तो बताइए दो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब ना आप इस पर दो पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो ऐसी स्थिति में देखो ये जो खाली स्थान है इसको हम लोग इंटरसियल साइट कहते हैं या इंटरसियल पोजीशन कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप 4 गेंद को आप इस तरह से सजाइएगा तो बीच में कुछ जगह रहेगा। एटम जो होता है वह शेप में स्फेरिकल होता है, तो वो कितना भी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर ले कुछ ना कुछ जगह जो है वो खाली रह जाएगा। तो खाली जब रह जाएगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसी इंटरसियल पोजीशन में आ जाता है। अब इस पर दो पॉजिटिव चार्ज देंगे तो फिर दो इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज देंगे तो फिर दो इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज देंगे। इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे समझिए, हम हर बार उतना कितना पॉजिटिव चार्ज देते रहेंगे। आप ये समझिए कि हर एक एटम पर हम कैसा चार्ज दिए, दो पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव चार्ज दिए तो दो इलेक्ट्रॉन निकला उससे, और जो दो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहीं गया नहीं, वो इसी सॉलिड में है। और कहाँ पर है, इंटरसियल पोजीशन में। और ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है क्योंकि ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान से खाली स्थान सब एक दूसरे से अटैच्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे सॉलिड में घूमता रहता है। मतलब जितना भी आप इंटरसियल पोजीशन देख रहे हैं सब में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के एग्जैक्ट इक्वल होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल आयन, और इसको बोला जाता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये इस एटम मेटल एटम जो कि आयनिक फॉर्म में है, इस मेटल आयन के इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन, हर तरफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। अब जानिए इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। और मेटल का तो नेचर ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है, रिलीज करता है, तो ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई हाई पोटेंशियल वाला वायर आप इससे सटा दें, इससे हाई पोटेंशियल वायर का मतलब उधर से इलेक्ट्रॉन ताबड़तोड़ आना चाहता है, तो जैसे ही आप हाई पोटेंशियल वाला वायर सटाएंगे तो इस सब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ भाग जाएगा, आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल वायर पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर फ्लो कर जाएगा। ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन बताइए कि यदि किसी चीज के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं तो कितना भी हाई पोटेंशियल उधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। आप पहले भी सुने होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ वही कंडक्ट कर सकता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। और आप यह भी जानते हैं कि जितना भी मेटल है वह सब इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करता है। तो वह क्यों इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करता है, उसका यही कारण है कि मेटल का एटम एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहकर, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं रहकर आयनिक फॉर्म में रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है हर तरफ से। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा, निगेटिव, मेटल आयन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन का निगेटिव और इस आयरन का पॉजिटिव के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। यानी मेटालिक बॉन्ड क्या है, मेटालिक बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल सॉलिड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या सिर्फ इसी को अट्रैक्ट करेगा, किसको किसको अट्रैक्ट करेगा, इसके आजू बाजू में जितना आइटम है सबको अट्रैक्ट करेगा। इसको भी अट्रैक्ट किया, इसको भी अट्रैक्ट किया, इसको भी अट्रैक्ट किया, इसको भी अट्रैक्ट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन ही इस सारे मेटल एटम को बांध कर रखता है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसके कारण कोई भी मेटल बहुत हार्ड होता है। तो आपसे यदि मेटल के हार्डनेस का कारण पूछा जाए तो आप तुरंत बोलेंगे कि मेटल के हार्डनेस का कारण मेटालिक बॉन्ड है। यदि पूछा जाए मेटालिक बॉन्ड क्या है तो आप मेटालिक बॉन्ड के बारे में कहेंगे कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके किसके बीच, बिटवीन मेटल आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या उसी को आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन कह दीजिए।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, और हर एक मेटल में ये बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि हर एक मेटल का प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच का अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड है, और हर एक मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है, इसलिए हर एक मेटल स्ट्रांग होता है। तो जितना भी मेटल है उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, और जितना भी मेटल है वही मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। अभी आप जो लिखे हैं एग्जाम्पल देखिए, आप लिखे हैं सिल्वर, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ईटीसी, ये सब क्या है? मेटल है। अच्छा, यदि आप इसमें कार्बन को ले लीजिए तो क्या जैसे आप इसमें यदि आप कार्बन डायमंड ले लो, मान लो, तो डायमंड लीजिएगा तो अभी तुरंत आप क्या देखें, डायमंड कितना बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों का चारों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो बताइए इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचा क्या? एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। फिर इसमें ये भी आगे चल के 4 बॉन्ड बना लेगा, ये भी आगे चल के 4 बॉन्ड बना लेगा। तो आप बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे कि डायमंड जो होता है वह इंसुलेटर होता है, वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। अब आइए इसी में ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना हुआ, तो सुनिएगा, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वह उसके स्ट्रक्चर के कारण। अब देखिए वो क्या है, वो क्यों करता है उसको समझो। ग्रेफाइट में कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसा होता है। आप ध्यान दीजिए तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? देखो देखो ध्यान से, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। हम बीच वाले कार्बन की बात करें, ये कितना बॉन्ड बनाया है? 3। कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना। अब देखो इसका एक लेयर, इसी के जैसा दूसरा लेयर ग्रेफाइट का बनाइए, इसी के जैसा तीसरा लेयर बनाइए, इसी के जैसा चौथा लेयर बनाइए। सब कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, और सब कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बन काला होता है, ग्रेफाइट। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो बन जाएगा डायमंड, और वो हो जाएगा चमकीला। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वह कलर और चमक के लिए जिम्मेदार होता है। आगे आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। तो इस चीज को भड़बली ध्यान रखिएगा कि डायमंड जो है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दोनों कार्बन से ही बना हुआ है, कार्बन का ही इलेक्ट्रॉप्स दोनों है, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस है। तो उम्मीद करें कि आप मेटालिक बॉन्ड समझ गए, ये मेटालिक सॉलिड समझ गए। तो इसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ था बस इसको हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। लिखा हुआ है मेटालिक सॉलिड आर सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब प्योर फॉर्म में। जैसे आयरन का रॉड है तो उसमें सिर्फ Fe एटम ही होगा, बट दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर थ्रू द मेटालिक बॉन्डिंग। अब समझ में आया कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या है? एग्जाम्पल लिख चुके हैं आप, तो कॉपी किताब बंद कर लिए। अब झूठे ना धर फरा गए, हेडिंग डाल दीजिए, छटपटाइएगा। अब देखो अभी हम समझा रहे हैं, आप छटपटा रहे हैं, तो अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। फिर लिखो बुआ, निकाल लीजिए फिर से कॉपी। लिखेंगे क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। जब तक आपको बोला ना जाए कि आप निकलिए, तब तक अपने आप को स्थिर रखा कीजिए। जिस तरह से आप करने लगते हैं वैसे समझाने में नहीं होता है ना, लगता है कि आपका ध्यान अब बाहर निकलने पर है। इतना छटपटाते का है? अब जाइए। सुनना ध्यान से, कल से ये चैप्टर अभी तक जितना आसान तुमको लग रहा था ना, अभी तक क्या लग रहा था ना कि लाइन बाय लाइन उतार ले जा रहे हैं, बड़ा बेजोर चैप्टर है। कल से ये अथाह भारी चैप्टर है, कल से उतार। इधर देख लो, इधर यहां पर देखो, तुमको ज्यादा लिखने वाला बात, ये सब जो लिखा हुआ है ना, इसके बीच में ढेर सारा फोटो खाली बनेगा। इतने में पूरा क्लास कल खत्म हो जाएगा। बहुत जटिल जटिल चीज है अब इसके अंतर्गत। आइए कल।